बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन और हज़रात, मैं हूं आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल। हमारी इस दरख्वास्त के साथ कि हमें दीवार आतिश यानी फ़ायर वॉल का बहुत बदतरीन और भोंडे अंदाज में सामना है। हमारे पर ना जाने क्यों, मैं पहले भी अर्ज़ करता हूँ, मुझे इसकी वजह करम फरमाई की समझ नहीं आती कि हमारे ऊपर कोई ख़ास ही मोहब्बत का नज़ूल हो रहा है। फ़ायरवॉल वालों का हमारी रीच बहुत रिस्ट्रिक्ट कर दी गई है और इसका मुकाबला सिर्फ आप लोग कर सकते हैं कि फ़ेसबुक और यूट्यूब पे हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा ख़ुद भी सब्सक्राइब करें और लोगों से भी, दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाएं। नाज़रीन, आज बात करेंगे हम बरतानवी जरीदे की स्टोरी पर, बुशरा बीबी से मुताल्लिक़ इस स्टोरी पर हुकूमत और उसके गिने चुने हामियों ने क्यों आसमान सर पे उठा लिया है। इस बारे में कुछ अंदर की बातें भी आपको बताऊंगा। 27वीं तरमीम से मुताल्लिक़ हुकूमत ने अभी तक ये तरमीम करके क्या खोया है, क्या पाया है, आगे क्या होने जा रहा है। पाकिस्तान में लोग श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल की तरह सड़कों पर क्यों नहीं आते, इस सवाल का जवाब खोजने की कोशिश करेंगे। सुहेल अफरीदी के तेवर क्या है, कप्तान के ओपनर ने हार्ड हिटिंग क्यों शुरू कर दी है, मामला किस जानिब बढ़ रहा है। लाहौर हाई कोर्ट के एक जज भी आज मुस्ताफ़ी हो गए हैं, मज़ीद कितने इस्तीफ़े तैयार हैं, इस पर बात करेंगे। मगर पहले जिक्र बरतानवी जरीदे इकोनॉमिस्ट की। अच्छा नाज़रीन, ये ज़हन में रखें कि ये स्टोरी इकोनॉमिस्ट की स्टोरी नहीं है, इकोनॉमिस्ट की किसी वेबसाइट या नेट पे आई हुई है जिसका अभी तक कोई अता पता नहीं चल रहा। ये इकोनॉमिस्ट की स्टोरी नहीं है। स्टोरी जो है वो इमरान खान और बुशरा बीबी से मुतालिक है कि जी हमारी वो ऐसी आई है स्टोरी कि जी हमारी हुकूमत और वज़रा ने जब से ये स्टोरी मंजर आम पर आई है आसमान सर पे उठाया हुआ है। वज़ीरों ने तो नाच नाच कर घुंघरू तोड़ लिए। मकामी मीडिया ने भी अपनी तमाम नशरियात मुअत्तल करके ब्रेकिंग स्टोरी के तौर पे इस स्टोरी को मतलब शाया किया है, नशर किया है। ये स्टोरी नाज़रीन बुनियादी तौर पर 2-3 निकात के गिर्द घूमती है। पहला तो ये कि बुशरा बीबी से इमरान खान ने शादी वज़ीर आज़म बनने के लिए की है। दूसरा ये कि इमरान खान को बुशरा बीबी रूहानी अमलियात से कंट्रोल करती थी और ख़ुद बुशरा बीबी इंटेलिजेंस एजेंसी के कंट्रोल में थी। तीसरा ये कि बुशरा बीबी ने बनी गाला में करप्शन का बाजार गर्म कर रखा था। अच्छा नाज़रीन, वैसे आपस की बात है कि मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि इस स्टोरी पे इतना शोर क्यों मचाया जा रहा है। यहाँ पे ये तो पहले भी ये बारहा ये इल्ज़ाम लग चुके हैं। ये तीनों इल्ज़ाम तो कोई 36,000 दफ़ा लग चुके हैं, लेकिन क्या खान की मकबूलियत में रत्ती बराबर भी कमी वाक़ हुई थी ये स्टोरीज़ आने के बाद। तो जो अब ये क्या बिगाड़ लेंगे, अब जो इन्होंने सांप निकालना है निकाल लें। अच्छा नाज़रीन, पहली बात तो ये है कि अगर इमरान खान ने वज़ीर आज़म बनने के लिए बुशरा बीबी से शादी की, फ़र्ज़ करें अगर की भी थी, इसलिए की थी, तो इसमें किसी और को क्या एतराज़ हो सकता है। क्या इमरान खान शादी करने से पहले नवाज शरीफ और जरदारी से मशवरा करता? ये ऐसा फजूल इल्ज़ाम है कि इसे कोई साबित नहीं कर सकता कि किसी ने ये काम, किसी ने फलां से शादी क्यों किया। क्योंकि इस शादी के बाद इमरान खान वज़ीर आज़म बन गए, इसलिए इसे बार बार दोहराया जाता है कि जी इसलिए शादी की थी। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि कोई कह दे कि जी एक मारूफ सहाफ़ी के बारे में कह दे कि जिनकी इमरान खान के लिए जो नफ़रत है वो छुपाए नहीं छुपती वो नफ़रत जो है, वो कह दे कि जी वो अपने बेटे को क्रिकेटर बनाना चाहते हैं, इसलिए उनकी अहलिया अपने बेटे के मैच से पहले रात के वक्त ग्राउंड में जाती है और पिच में के अंदर वो नीचे तावीज़ दबा कर आ जाती है ताकि उनका बेटा इस पिच पर अच्छी बैटिंग करे। नाज़रीन, अब ये एक इल्ज़ाम ही है ना, साबित तो नहीं किया जा सकता, बस लगा दिया। इल्ज़ाम लगाना है लगा दे, या फिर कह देंगे हमारे मुल्क के एक बड़े सियासतदान जो बड़े ओहदे पर फायज हैं आजकल, वो बेहक वक्त कई शादियां कर चुके हैं। उनकी पहली अहलिया रात के वक्त सर पे काली पट्टी बांध के अपने घर के गिर्द पैदल 15 चक्कर लगाती हैं, सर पे हांडी रख के, कुछ भी कह दिया जाए। अब ये भी एक इल्ज़ाम है ना, ला दो। साबित किन्हें करना है? साबित तो तब करना पड़ेगा अगर कोई ऐसा इल्ज़ाम है, अगर आपका ताल्लुक पीटीआई से हो, फिर आपको साबित करने पड़ेंगे सारे इल्ज़ाम, एक एक लफ्ज़ आपको अपना साबित करना पड़ेगा। साबित तो करी जाओ, अंदाज़ा करें कि अल्लाह माफ़ करे जो मर्जी इल्ज़ाम लगा दिया। अब इस इल्ज़ाम का, अच्छा दूसरे इल्ज़ाम की तरफ, इस इल्ज़ाम के दूसरे हिस्से की तरफ आते हैं। एक ये कि इमरान खान को बुशरा बीबी कंट्रोल करती थी और ख़ुद बुशरा बीबी को मुल्क की प्राइम जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है, इंटेलिजेंस एजेंसी है, वो कंट्रोल करती थी। नाज़रीन ज़रा गौर करें, बुशरा बीबी के कंट्रोल में होने के बावजूद इमरान खान ने मुल्की मईशत को 6% ग्रोथ तक पहुँचाया, जो 2 दहाइयों में सबसे ज़्यादा शरह नमू थी। इसी कंट्रोल के बावजूद इमरान खान ने अपने हर शहरी को 10 लाख रुपए का हेल्थ कार्ड दिया। न काबिल बयान, न काबिल यकीन कारनामा।
इनके दौर में मुल्की ज़राअत ने गैर मामूली तरक्की की थी और काश्तकार मुल्क की तारीख में इतनी लुडियाँ उसने कभी नहीं डाली जितने इमरान खान के दौर में डाली थी। आज भी पूछ के देख लें, किसी काश्तकार से, ये ज़मींदार से पूछ के देख लें, किसान से पूछ के देख लें, मुल्क में सनती तरक्की की शरह जो थी वो 11% तक पहुँच गई थी। एक्सपोर्ट्स को 25 अरब से लेकर फिर 32 अरब डॉलर तक पहुँचाया था, जो आज भी वैसे वहीं खड़ी हैं। तरसीलात ज़र में रिकॉर्ड इजाफा हुआ था। उनके दौर में पेट्रोल जो था वो 150 रुपये लीटर मिल रहा था। एहसास प्रोग्राम के तहत मुल्क के कमज़ोर तरीन तबके का एहसास किया गया था। अगर बुशरा बीबी के कंट्रोल के बावजूद इमरान खान ने इतनी बड़ी बड़ी कामयाबियां हासिल कर ली हैं, तो इस कंट्रोल का नुकसान क्या है? नाज़रीन, मैं तो कहता हूं कि अगर मुल्क ऐसे तरक्की कर सकता है तो फिर तो दुनिया भर से आमल नजूमी बाबे इकट्ठे करके, बंगाली बाबे बांग्लादेश से लेके इंपोर्ट किए जाएं, उनको यहाँ पे करोड़ों रुपए के, यहाँ पे बड़े बड़े जो ये ले रहे हैं, पहले ही करोड़ों की सैलरीज ले रहे हैं, पर्क्स एंड प्रिविलेजेस ले रहे हैं, उनको फारग करके तो फिर लाया जाए, बंगाली बाबों को लाया जाए, आमल नजूमियों को लाया जाए यहाँ भर्ती। अगर इसी ये तरक्की कंट्रोल करके की जा सकती है, वज़ीर आज़म को कंट्रोल करके मुल्क तरक्की करता है, तो फबे की फिर ऐसे करके देख लें। उस तरह तो को होता कुछ नहीं पे, इंज करके देख लो। ये सिर्फ नाज़रीन एतराज़ का जवाब है, वरना इमरान खान को कंट्रोल करने वाला पिछले 70 साल में किसी माँ ने पैदा नहीं किया जो मैंने देखा है। अच्छा, स्टोरी राइटर से एक कमअक्ली ये हो गई है कि उसने ये भी लिख दिया कि बुशरा बीबी जो है वो इंटेलिजेंस एजेंसी के एजेंट के तौर पे काम कर रही थी। ये भी वैसे खूब छोड़ी है। ये सारी कहानी बस यहीं ठुस हो जाती है। यानी बुशरा बीबी को इंटेलिजेंस एजेंसी कंट्रोल कर रही थी, तो फिर इमरान खान से उनकी लड़ाई क्या थी एजेंसी की? ये एजेंसी बुशरा बीबी की मदद से उस्मान बुज़दार की जगह अलीम खान को वज़ीर आला क्यों नहीं लगवा सकी? पूछा जाना चाहिए ना। बुशरा बीबी अगर इंटेलिजेंस एजेंसी के कंट्रोल में थी और इमरान खान अपनी बीवी के कंट्रोल में था, तो फिर इस्टेब्लिशमेंट से इमरान खान की लड़ाई क्यों शुरू हुई? और अगर शुरू हो ही गई थी तो फिर ख़त्म क्यों नहीं हो रही? फिर एजेंसी की ये एजेंट बुशरा बीबी पहले 7 माह और अब 1 साल से जेल में क्यों है, और बदतरीन जेल में है? फिर जेल में उसी बुशरा बीबी पे तशद्दुद क्यों हो रहा है? मेंटली भी, फिजिकली भी कीड़ों से कटवाया जा रहा है। पूरी नाज़रीन स्टोरी जो है वो तजादात का मजमूआ है। फिर ये इल्ज़ाम कि बुशरा बीबी ने करप्शन का बाजार गर्म कर रखा है। बाबे इधर भी आ जाओ। ये इल्ज़ाम है कि बुशरा बीबी ने करप्शन का बाजार गर्म कर रखा था। अगर ऐसा था तो 3.5 साल से करप्शन के सबूत कहाँ हैं? कौम को कब दिखाए जाएंगे? अगर बुशरा बीबी ने करप्शन की है तो उन पर करप्शन का केस बनाते ना, उन पर इद्दत का केस ही मिला था डालने के लिए। इकोनॉमिस्ट की स्टोरी में कोई ऐसी एक बात नहीं है रत्ती बराबर भी जिसका पिछले 5 साल से, नाज़रीन मैंने अर्ज किया, ढंढोरा ना पीटा जा रहा हो। कभी एक एंकर नुमा साहबी ने इल्ज़ाम लगाया यही वाले, तो कभी दूसरे ने। अरे आम खान ने तो पूरी किताब लिख मारी थी, इसमें क्या नई बात है? किसी को इस किताब का आज नाम भी याद है? बताएं। इन इल्ज़ामात का कौम 8 फरवरी के इलेक्शन में तसल्ली बख्श जवाब दे चुकी है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि पहले ये इल्ज़ामात मकामी हरकारे लगाते थे, अब ये बजरिया लंदन से इंपोर्ट किए गए। हैरानकुन बात यह है कि तोहम परस्ती के इल्ज़ामात वो लोग लगा रहे हैं जिनकी अपनी लीडर जहाज़ से लेकर अवामी इज्तिमात तक हाथ में लोहे का गिलास लिए फिरती हैं। स्टील का वो पुराना स्टील का वो गिलास जो है वो लंबा सा गिलास लेके फिर रही हैं। तमाम परस्त इमरान खान है। फिर भी सदर मुमलिकत, मुल्क के सदर आसिफ जरदारी का पीर तो कई बार मीडिया को इंटरव्यू दे चुका है। मोहतरमा बेनज़ीर शहीद के पीर धनका तो बाकायदा उन्हें छड़ियाँ मार मार कर उनसे नौज़त दूर किया करते थे। इमरान खान ने तो कभी ऐसा नहीं किया। कभी हमने अपनी नज़रों से कुछ भी नहीं करते हुए देखा इमरान खान को ऐसा की हरकत करते जो तोहम परस्ती की अलामत हो। उन पर सारे इल्ज़ामात ही हैं। इमरान खान के हक़ में नाज़रीन मौलाना तारिक जमील का ये बयान ही काफ़ी है कि इमरान खान एक सच्चा मोमिन है। वो कहते हैं कि मैंने जितने भी हुक्मरानों से मुलाकातें की हैं उनमें इमरान खान सबसे ज़्यादा मजबूत ईमान वाला शख्स था। ये कम है। अब इकोनॉमिस्ट के ये जो उसके वेबसाइट पे या पता नहीं उस पर जो स्टोरी छपी है, इस स्टोरी के अब देखें ना सारी हवा निकल जाती है। स्टोरी भी नहीं बनानी आती सानू। स्टोरी के राइटर बज़ाहिर हैं ओवन बेंट जोन्स, ये इनका नाम पहले भी आता है, मारूफ साफ़ी हैं, अक्सर पाकिस्तान पर स्टोरीज़ करते हैं। उन्होंने पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ भी स्टोरीज़ की हैं, शरीफ ख़ानदान के ख़िलाफ़ भी लिखा है, अल्ताफ़ ज़मान और MKM के ख़िलाफ़ भी स्टोरीज़ की हैं। अब उनकी ये स्टोरीज़ बुशरा बीबी से मुतालिक हैं। इन तमाम स्टोरीज़ में नाज़रीन एक बड़ी दिलचस्प और कॉमन बात है, बड़ी दिलचस्प, वो ये कि पाकिस्तान में जिन अफराद और पार्टीज़ के ख़िलाफ़ भी स्टोरी करते हैं वो हमेशा ऐसे वक्त में करते हैं जब वो जमात या शख्सियत इस्टेब्लिशमेंट का हदफ होती है।
मिसाल के तौर पर ओवन बेंट जोन्स उन दिनों कभी भी आसिफ जरदारी या शरीफ ख़ानदान के किसी फ़र्द के ख़िलाफ़ स्टोरी नहीं करेंगे जब वो इक़्तिदार में होंगे, आजकल नहीं करेंगे। दूसरा, इस स्टोरी की को ऑथर है बुशरा तस्कीन, उनके बारे में भी जानना बहुत दिलचस्प है, बहुत ही ज़रूरी है। वैसे इस स्टोरी में ओवन बेनेट जोन्स का तो सिर्फ नाम ही इस्तेमाल हुआ है, असल स्टोरी की राइटर ये बुशरा तस्कीन साहब है। इनके बारे में इतना जान लें नाज़रीन के नून लीग से बहुत ही करीबी रवाबत है। ये नवाज शरीफ की हुकूमत में कई अहम सरकारी प्रोजेक्ट्स भी हासिल कर रही थी। PID से इस बारे में मुकम्मल तफसीलात हासिल की जा सकती हैं। मोहतरम परवेज़ रशीद साहब इनके साथ इनके बहुत गहरे मरासम है। अगर परवेज़ रशीद के मोबाइल का फोरेंसिक कराया जाए तो इस बारे में बहुत सारा मवाद मिल सकता है। बुशरा तस्कीन का ट्विटर अकाउंट ही देख लें। ये नाज़रीन इलेक्शन से पहले लोगों को शेयर पर मोहर लगाने की तलकीन कर रही थी। उठा के देख लें, इनका ट्विटर हैंडल उठा के देख लें तो नून लीग के वो अकाउंट जो PTI वालों को गलीज़ गालियाँ देते हैं, ये मोहतरमा बुशरा तस्कीन जो है उन तमाम अकाउंट्स को फॉलो करती हैं, बल्कि इस काम में उनकी मावनत भी करती हैं। सुबह से हुकूमत और कंट्रोल मीडिया ने बुशरा तस्कीन की बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ स्टोरी पर एक तूफ़ान उठाया हुआ, लेकिन वही खुदा पहाड़ निकला चूहा। अब ये 10 दिन बाद ये जो इतने करोड़ों रुपए खर्च करते हैं इस प्रोपेगेंडे पे, उनसे मेरी यही दरख्वास्त है, सरकारी कारिंदों से, हुकूमत के वज़ीरों से, सारे जो इस पे लगे हुए हैं, 10 दिन बाद चलें 10 दिन दे दें। आपकी स्टोरी ने जनाब काया पलट के रख दी, मान लिया। 10 दिन बाद एक ये पल्स रिपोर्ट जो होती है ना, ये आप पब्लिक पल्स जानने के लिए ना, आवाम की नब्ज़ पे हाथ रखने के लिए ये स्टोरी ने कितना काम किया है, कितने लोग इमरान खान और बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ हो गए, ज़रा 10 दिन बाद एक सर्वे करवा लीजिएगा, आपको लग पता जाएगा। अगर रत्ती बराबर भी उसका ग्राफ, उस कैदी का ग्राफ नीचे आया तो मेरा नाम बदल दीजिएगा, ऊपर ही जाएगा। जितना आपको ये कब अकल आएगी। मैं तो ये सोचता हूँ कि यार बंदा सीख जाता है कि यार ये बड़ा घिसा पिटा तरीका है यार, नहीं इस तरह कुछ होता नहीं, इतनी दफ़ा करके देख लिया यार, इतनी दफ़ा कुछ भी नहीं, बस करें यार, पैसे ज़ाया होते हैं, कुछ भी नहीं होता। अच्छा चलें छोड़ें नाज़रीन, 27वीं तरमीम हो गई नाज़रीन, आपने देख लिया, आईनी अदालत भी बन गई, सरकार दरबार वाबस्ता किरदारों की भड़कें भी आपने सुन ली। मगर $1 मिलियन क्वेश्चन ये है कि इस खेल तमाशे से फ़ायदा क्या हुआ? क्या इससे हुकूमत का इकबाल बुलंद हो जाएगा, या इससे वही मैं दोबारा सवाल करूँगा कि डैले के कैदी की जो मकबूलियत है कम हो जाएगी? तो उसका जवाब है कि सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर 27वीं तरमीम से आम आदमी को कोई रिलीफ मिलेगा, सवाल पूछ के देख लें अपने आप से भी और TV स्क्रीन्स पे से भी और अपने वज़रा से भी, आम आदमी को रिलीफ मिलेगा। आपको बता देता हूँ, चीनी इस वक्त मुल्क में 230 रुपये किलो बिक रही है। गालिब इम्कान ये है कि आज रात ही पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में भी इजाफा कर दिया जाएगा। इससे मुराद ये है कि तरमीम के बाद तो अवाम पर शिकंजा जो है मज़ीद कस दिया जाएगा। जैसे ही अवाम की मुश्किलात बढ़ेंगी, इसका लामाला नतीजा ये निकलेगा कि कैदी की मकबूलियत मज़ीद ऊपर चली जाएगी। सवाल ये है कि अगर 27वीं तरमीम ना होती तो इमरान खान रिहा हो जाते? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ये तरमीम ना भी आती तो इमरान खान की बज़रिए अदालत रिहाई का तब भी दूर दूर तक कोई इम्कान नहीं था। तो फिर इस 27वीं तरमीम का फ़ायदा क्या है? क्या इसके बाद बैरूनी सरमायाकारी में किसी इजाफे का इम्कान है? बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल इस तरमीम के आने के बाद जो थोड़ी बहुत सरमायाकारी आ भी रही थी, उसके भी अब बिल्कुल ख़त्म होने के इम्कानात या खदशात हैं। जब सरमायाकार देखेगा कि यहाँ तो अदलिया ही अपना वजूद खो बैठी है, तो वो पागल का पुत्र है, यहाँ सरमाया लेके आएगा। वो सोचेगा ना कि किसी भी तनाज़े की सूरत में जब अदलिया उसकी मदद करने के काबिल ही नहीं है, सरमायाकार सबसे पहले जिस मुल्क में जाता है, गैर मुल्की सरमायाकार, वहाँ की अदालत को देखता है कि अगर मेरे साथ यहाँ पर कोई ऊँच नीच हो जाती है तो क्या अदालत मेरा सहारा बनेगी? तो आज अगर कोई बैरूनी सरमायाकार यहाँ आके देखेगा कि यार ये अदालत का हाल है, अदालतों का ये हाल है, तो क्या वो अपना सरमाया यहाँ पे लेके आएगा? सरमाया अब लाडला बच्चा होता है, बिगड़ जाता है फौरी तौर पे। कभी भी ऐसा सरमायाकार ऐसी हरकत नहीं करेगा, वो अपना सर ओखली में क्यों देगा? तो इस तरमीम से हुकूमत हासिल करना चाहती है, जो भी हासिल करना चाहती थी, क्या वो हासिल कर पाई है? सवाल ही पैदा नहीं होता। 27वीं तरमीम से नाज़रीन ये पैगाम मिल गया बहरहाल कि मुल्क में जिसकी लाठी उसकी बहस का असूल अब बाकायदा एक कानून बन चुका है। इन्नी सारी गाल हुकूमत, इतने हुक्मरान हमारे इतने ताकतवर बन चुके हैं कि वो चाहें तो किसी को भी ताहियात इस्तिस्ना दे सकते हैं, जिसका नतीजा ये निकला है कि मजहबी तबके पर शदीद दबाव है कि वो ज़मीनी खुदा बनने की कोशिश करने वालों के खिलाफ मैदान में निकले। सरकारी उलमा की तो बात छोड़ें, गली मोहल्ले की मसाजिद के जो पेश इमाम है, जो जुमे के खुतबात और अपने
वाज़ों में बताते हैं कि जी इस्लामी रियासत में एक बद्दू जो है वो भी अमीरुल मोमिनीन उमर बिन ख़त्ताब से सवाल कर सकता था। तो इस्तिस्ना के कानून के बाद अब इन छोटे उलमा पर बहुत दबाव है कि वो इस तरमीम के ख़िलाफ़ मैदान अमल में आए। अवाम की तरफ से दबाव पड़ रहा है, कुछ सियासी जमातें मुलाकातें नहीं कर रही, अवाम की तरफ से ये दबाव है कि वो बात तो करें। अब नाज़रीन दूसरी तरफ आप KB में देख लें, पूरी तरह समझ आ रहा है कि अली अमीन गंडापुर की तब्दीली और सुहेल अफरीदी के वज़ीर आला बनने पर मरकज़ी हुकूमत के अंदर, वफाकी हुकूमत के अंदर इस कदर बेचैनी क्यों थी। गल समझ आने लग पई ना आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि सुहेल अफरीदी के आने से पहले ही उनके खिलाफ मीडिया कैंपेन शुरू कर दी गई थी जो अभी तक जारी है। क्यों अभी तक सुहेल अफरीदी की इमरान खान से मुलाकात नहीं होने दी जा रही, सवालों के जवाब मिल रहे हैं। इन सब सवालों के जवाब खुद सुहेल अफरीदी भी अपने तर्ज अमल से दे रहे हैं। कल काबीना के पहले इजलास में उन्होंने रेडियो पाकिस्तान पेशावर पर हमले की तहकीकात के लिए कमीशन बनाने का ऐलान किया था। गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने ISF के कन्वेंशन से धुआंधार खिताब भी किया। सुहेल अफरीदी इससे पहले भी अवामी इज्तिमात से खिताब कर रहे थे, मगर कल पहला मौका था कि उनके सामने उन जैसे नौजवान ही मौजूद थे, इसलिए नौजवान वज़ीर आला ने ऐसी जोशीली तकरीर की जो मेरा ख्याल है कि इक़्तिदार के तमाम ऐवानों में इस वक्त ज़ेर बहस होगी। सुहेल अफरीदी ने कहा कि जी मेरे कायद ने मुझे अपना ओपनर करार दिया है, मगर ये नहीं बताया कि ओपनर टेस्ट मैच का हूँ या वनडे का हूँ या T20 का हूँ, जिस पर हाजरीन ने शोर मचाया कि सुपर सिक्सेस का हो, T20 के भी नहीं हो, सुपर सिक्सेस के, यानी T20 में नहीं 6 ओवर्स के मैच का। सुहेल अफरीदी ने कहा कि जी जवाब में कहा कि जी मैं वादा करता हूँ कि किसी का बाप भी मुझे नहीं झुका सकता। उन्होंने कहा कि जब भी कॉल दी गई तो क़यादत मैं खुद करूँगा, एहतजाज की क़यादत मैं खुद करूँगा। सुहेल अफरीदी का नाज़रीन मूड बता रहा है कि अब उन्होंने हार्ड हिटिंग शुरू कर दी है, और ये सब सिर्फ बयानात तक महदूद नहीं है, वो अमल से पहले साबित करते हैं और बाद में बात करते हैं। इसी वजह से मरकज़ में परेशानी है कि अब कारकुनों को छोड़कर 12 अजला पार कर जाने वाली फ्रेंडली वज़ीर आला की सहूलत मैसर नहीं है। कारकुन इसलिए भी पुरजोश हैं कि उनकी क़यादत अब की बार ऐसे शख्स के हाथ में नहीं होगी जो पकी पकाई हांडी बीच चौराहे में फोड़ दिया करता था। अब ज़राए का कहना यह है कि अफरीदी ये चाहते हैं कि वो इमरान खान से मिलकर तहरीक चलाने का इख्तियार और इजाज़त ले सकें। फ़िलहाल इमरान खान ने तहरीक चलाने का इख्तियार जो है वो महमूद खान अचकज़ई और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आने पाकिस्तान की क़यादत को सौंप रखा है। 27वीं तरमीम के बावजूद वफाकी हुकूमत को सुहेल अफरीदी का चैलेंज जो है वो दरपेश है। हुक्मरानों का सबसे बड़ा मसला ये है कि KP में कारकुनों को सुहेल अफरीदी में छोटा इमरान खान नज़र आ रहा है। अच्छा नाज़रीन, आपने सुन लिया होगा लाहौर हाई कोर्ट के जज शम्स महमूद मिर्ज़ा ने भी इस्तीफ़ा दे दिया। शम्स महमूद मिर्ज़ा बहुत अपराइट जज थे जो हमेशा ज़मीर की आवाज़ पे फ़ैसले दिया करते थे, और ज़राए के मुताबिक लाहौर हाई कोर्ट के मज़ीद 9 जजेस जो हैं वो भी मुस्ताफ़ी होने पर बहुत संजीदगी से गौर कर रहे हैं। 4 के बारे में तो कन्फर्म है कि वो मुस्ताफ़ी हो रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी 1 या 2 जजेस का इस्तीफ़ा किसी भी वक्त मुतवक्को है। ज़राए का ये कहना है कि अदलिया के अपराइट जजेस भी उनके हवाले से, उनके अंदर इस्तीफ़े के हवाले से 2 किस्म की आरा पाई जाती हैं, और ये आरा भी फितरी हैं। हर वक्त ऐसा, हर जब भी क्राइसिस आता है, इस्तीफ़ों का वक्त आता है, तो 2 किस्म की आरा ही प्रिवेल करती हैं वहाँ पे। एक ग्रुप का ये कहना है कि फ़ौरी तौर पर मुस्ताफ़ी होकर 27वीं तरमीम की गलाजत से अपना दामन बचाया जाना चाहिए, मगर कुछ जजेस का ख्याल है कि सिस्टम के अंदर रहते हुए मज़ाहमत करनी चाहिए और हालात के बदलने का इंतज़ार करना चाहिए। कहा जाता है कि जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस मुनीब अख्तर इन्हीं जजेस में से हैं जो फ़ौरी इस्तीफ़ा देने की बजाय सिस्टम के अंदर रहकर मज़ाहमत करना चाहते हैं। और सुप्रीम कोर्ट के हवाले से तो ये बात किसी हद तक मुमकिन है नाज़रीन, लेकिन हाई कोर्ट का कोई भी जज सिस्टम के अंदर रहकर मज़ाहमत नहीं कर सकता, क्योंकि हुकूमत के हाथ में तबादले की ऐसी तलवार आ गई है जिसके बाद कोई भी जज ऐसा कोई फ़ैसला नहीं कर सकता जो हुकूमत को ज़रा सा भी गिरां गुजरे। जो भी जज ऐसा फ़ैसला करेगा अगले दिन ही जुडिशल कमीशन का इजलास बुलाकर उसका तबादला कर दिया जाएगा। और नाज़रीन, मैंने कल भी अर्ज़ किया था, किसी ऐसी जगह ऐसे शहर किया जाएगा कि वहाँ पे जज साहब जब पहुँचेंगे अपना ब्रीफ संदूकचा लेके, और वहाँ किसी पान वाले से पूछेंगे कि जी यहाँ पे मेरा दफ्तर कहाँ पे है, तो वो कहेगा जी किस चीज़ का दफ्तर, कहते हैं हाई कोर्ट का, कहते हैं हाई कोर्ट ही कोई नहीं। बाकायदा ये मनाजर भी देखने को आएंगे। ऐसे शहर में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी जहाँ पर हाई कोर्ट का कोई हो गया, कोर्ट ही नहीं होगी, अदालत ही नहीं होगी। इसलिए हाई कोर्ट के जजेस के इस्तीफ़े जो है वो आते रहेंगे। बहरहाल हाई कोर्ट की तरफ से तस्दीक है, हाई कोर्ट में से तो मज़ीद इस्तीफ़े आने वाले हैं। बस देखना ये है कि इस्तीफ़ा देने वाले जजेस चुप करके घर बैठ जाते हैं या इनकी हिफाजत के लिए, अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करने के लिए वकला को मोबिलाइज़ करते हैं, ये देखने वाली बात है।
बहरहाल मुस्तफ़ी जजेस का आइंदा किरदार ही जो कहा जाता है कि इस निज़ाम की उम्र का तयन करेगा। और नाज़रीन, आखिर में फरहाना अंबर के दो चार अशार। एक टूटे ख्वाब की ताबीर से, एक टूटे ख्वाब की ताबीर से लड़ रहे हैं सब यहाँ तकदीर से। कैसे छोड़ेगा वो अब ज़िंदान को, कैसे छोड़ेगा वो अब ज़िंदान को, प्यार जिसको हो गया जंजीर से, प्यार जिसको हो गया जंजीर से। फिर पलटकर किसने देखा बाप को, फिर पलटकर किसने देखा बाप को, जिनको हिस्सा मिल गया जागीर से, जिनको हिस्सा मिल गया जागीर से। लफ्ज़ मेरे चांद तारे बन गए, लफ्ज़ मेरे चांद तारे बन गए, रोशनी फूटी मेरी तहरीर से, रोशनी फूटी मेरी तहरीर से। नाज़रीन, खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।